वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 कृषि विज्ञान इकाई 4 उर्वरकों के प्रकार एवं मृदा परीक्षण का भाग 2। पहले भाग में हम लोगों ने उर्वरक के प्रकार के बारे में पढ़ा था और इस भाग में हम जैव उर्वरक, उसके प्रकार, प्रयोग विधि एवं लाभ और मृदा परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइज़र। जैव उर्वरक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव कल्चर होते हैं जो प्रायः मृदा में यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग करे जाते हैं। जब इनको मिट्टी में मिलाया जाता है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। कुछ सूक्ष्म जीव कल्चर पौधों के लिए फास्फोरस की प्रायिकता को बढ़ाने के लिए भी ये प्रयोग किए जाते हैं। कुछ कार्बनिक पदार्थ को शीघ्रता से सड़ाने के लिए, यानी कुछ कार्बनिक पदार्थ अगर होता है उसको जल्दी सड़ाना है तो भी इनका प्रयोग किया जाता है। बायो फर्टिलाइज़र बहुत सस्ते होते हैं, इनका प्रयोग बहुत आसान होता है। एक सामान्य किसान इसे आसानी से प्रयोग में ला सकता है। जैव उर्वरक का प्रयोग करके फसलों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को कम किया जा सकता है। जैव उर्वरक का वर्गीकरण, इनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक, फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक और कार्बनिक पदार्थ को सड़ाने वाले जैव उर्वरक। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक। दलहनी फसलें होती हैं, लेग्यूमिनियस क्रॉप्स की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाली गांठें पाई जाती हैं। तो उनकी रूट्स में नाइट्रोजन स्थिर यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन की वाली नोड्यूल्स पाई जाती हैं। छोटी छोटी नोड्यूल्स होती हैं जो रूट्स में इस तरह की होती हैं। जैसे ये रूट्स हैं और इन रूट्स में छोटे छोटे गोले बने होते हैं। तो ये जो गोले होते हैं इन्हीं को गांठें कहते हैं और इसी में सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं। यानी जो भी नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है तो मिट्टी में उसे फिक्स की जाती है इन्हीं नोड्यूल्स के द्वारा, नोड्यूल्स में उपस्थित सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया के द्वारा। जब सूक्ष्म जीवों का कल्चर मृदा में मिला दिया जाता है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में स्थिर किए गए नाइट्रोजन में काफ़ी अधिक वृद्धि हो जाती है। प्रयोग किए जाने वाले कुछ जैव उर्वरक निम्नलिखित हैं। पहला, राइजोबियम कल्चर और दूसरा एजोटोवेक्टर कल्चर। तो ये 2 नाम हैं जैव उर्वरक के जो नाइट्रोजन स्थिर करने में सहायक होते हैं। अगले 2 हैं नीली हरी शैवाल कल्चर यानी ब्लू ग्रीन एल्गा कल्चर और चौथा है फॉस्फोबैक्टीरियन कल्चर। राइजोबियम कल्चर का उपयोग दलहनी फसलों में किया जाता है। एजोटोवेक्टर कल्चर का उपयोग धान, कपास, ज्वार, सरसों, सब्जी, गेहूं, जौ आदि फसलों में किया जाता है। नीली हरी शैवाल कल्चर का उपयोग धान की फसल में किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो ये नाम दिए हैं जैव उर्वरक के, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये बताया गया है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है बहुविकल्पी में। जैव उर्वरक प्रयोग करने की विधि क्या होती है? हमारे प्रदेश में मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। 100 से 200 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में गर्म करके घोल बना लेते हैं। 200 ग्राम कल्चर गुड़ में घोल अच्छी तरह से मिला दिया जाता है, यानी पहले उसका 1 लीटर पानी में घोल बनाते हैं, उसमें इसको डाल देते हैं। गुड़ और कल्चर का मिश्रण को 1 हेक्टेयर में प्रयोग किए जाने वाले बीज के साथ अच्छी तरह मिलाते हैं। 30 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार शोधित बीज को छाया में सुखाकर खेत में बो दिया जाता है। यानी पहले इन्हें इसमें भिगो लिया जाता है, 30 मिनट के लिए छोड़ने के बाद इनको सुखा लिया जाता है और फिर खेत में बोया जाता है। जैव उर्वरक के प्रयोग करने के लाभ, अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो उनसे हमें क्या लाभ होता है? पहला है जैव उर्वरक से भूमि की उर्वरता बढ़ती है। यानी जब इसको भूमि में मिलाया जाता है तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, फसलें अच्छी होती हैं, पैदावार अच्छी होती है। दूसरा, वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। यानी जब
एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरा, भूमि में स्थिर एवं अविलय फॉस्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराता है। यानी जब फॉस्फोरस अघुलनशील होता है तो उसे घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराता है। चौथा, जैव पदार्थों की तीव्रता से सड़ाने में मदद करता है। यानी जब इसे मिलाया जाता है तो जितने भी जैव पदार्थ होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से सड़ते हैं और मिट्टी में घुल जाते हैं। भूमि की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। भूमि में जल धारण क्षमता अगर कम हो तो इसे मिलाने से उसमें जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी आती है। फसलों की उपज बढ़ाने में भी सहायक होता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो ये तो हो गए इसके लाभ। अब हम आते हैं मृदा परीक्षण की आवश्यकता पर कि मृदा परीक्षण आखिर आवश्यक क्यों है। मृदा परीक्षण किया जाता है जिससे पता चलता है कि मृदा उस फसल के उगाने योग्य है या नहीं, मृदा से अच्छी पैदावार मिल सकती है या नहीं, इसलिए मृदा परीक्षण आवश्यक होता है। मृदा परीक्षण से उर्वरता निर्धारण के लिए एक अति महत्वपूर्ण रासायनिक विधि है। यह विधि इस दृष्टि से अधिक उपयोगी है कि फसल बोने के पूर्व ही मृदा में पोषक तत्वों के स्तर का ज्ञान हो जाता है, जिससे फसलों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मिट्टी को परखा जाता है तो उससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कैसी फसल उगाई जा सकती है और ये जो भूमि है वो किस फसल के लिए ज़्यादा उत्तम है। अगर नहीं है या किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसे मिलाकर उसको उसके अनुरूप बना दिया जाता है, जिससे जो भी फसल वहाँ लगाई जाती है वो उसके योग्य हो सके। मृदा परीक्षण के उद्देश्य, तो इनका उद्देश्य क्या है? मृदा में सुलभ पोषक तत्वों के सही निर्धारण, यानी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व कम हैं ज़्यादा हैं उनका सही निर्धारण हो सके, तो ये तो पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा है विभिन्न फसलों की दृष्टि से तत्वों की कमी का आकलन, तो जो भी फसलें हैं, जो भी फसल वहाँ उगाई जा रही है उसमें जो जो तत्वों की कमी है उसका आकलन किया जा सके, उसकी सही से गणना की जा सके और उस मिट्टी को उस फसल के अनुरूप बनाया जा सके। तीसरा, खराब मृदाओं जैसे ऊसर या फिर अम्लीय मृदाओं में सुधारकों की मात्रा का निर्धारण। जो खराब मिट्टी होती है जैसे कि ऊसर या अम्लीय मृदा, तो उसमें सुधार करने के लिए जो भी मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए, इसलिए मृदा का परीक्षण किया जाता है। अब है अगला, मृदा परीक्षण हेतु मिट्टी एकत्रित करना। एक खेत के बराबर हिस्से के 10-20 स्थानों से जुती हुई संस्तर 9 से 20 सेंटीमीटर, यानी जो उसकी गहराई है, की मिट्टी एकत्रित की जाती है। मिट्टी एकत्रित करने से पहले मृदा के ऊपर जमी घास फूस को खुरपी या फावड़े की सहायता से हटा देते हैं। तो जैसे जो ऊपर की मिट्टी होती है उसको भुरभुरा करने के लिए खुरपी की सहायता से, घास फूस से या फावड़े से उसको मतलब बराबर कर लिया जाता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद प्रत्येक स्थान से 1 या 2 किलोग्राम मिट्टी एकत्रित करते हैं। इस प्रकार का एक संयुक्त नमूना 2 से 4 हेक्टेयर खेत के लिए एकत्रित किया जाता है। यानी कोई एक ही ज़मीन के एक हिस्से से ही मिट्टी नहीं एकत्रित करते हैं, कई स्थानों से लगभग 1 से 2 किलोग्राम मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है। ढालदार स्थानों से मृदा नमूना निचले, मध्य और ऊपरी भाग से अलग अलग एकत्रित करते हैं। यानी कि अगर भूमि ढालदार है, ढलान लिए हुई है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक हिस्से से मिट्टी को इकट्ठा कर लें और मृदा परीक्षण कर लें। नहीं, सबसे नीचे के हिस्से से, बीच के हिस्से से और ऊपरी भागों से अलग अलग जगह से मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं। संयुक्त मृदा नमूने को अच्छी तरह से मिलाकर उसके 4 भाग कर लेते हैं। यानी अब जहाँ से भी मिट्टी इकट्ठी की गई है हर हिस्से को एक साथ मिला देते हैं, फिर उसके 4 हिस्से कर लिए जाते हैं, जिसके 3 भाग को हटा दिया जाता है। इस क्रिया को लगभग आधा किलोग्राम मृदा रहने तक दोहराया जाता है। इस मृदा के नमूने को कपड़े के एक थैले में रख लिया जाता है। अब इसको प्रयोग करने पे और इसका परीक्षण करने पे जो सावधानियां हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है निचली और ऊंची जगह, खाद के ढेर, फाटक के पास जहां जानवर मरे हों या गड़े हों, छायादार स्थान, कुआं व नहर के समीप, खेत के किनारे, मकानों की
निकट जो स्थान है वहाँ से नमूने एकत्र नहीं करने चाहिए। दूसरा, नमूना एकत्रित करने के लिए साफ थैली का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा, खड़ी फसल वाले खेतों में मृदा नमूने 2 लाइनों के बीच से एकत्रित करने चाहिए, कि जहाँ पे जो खड़ी फसल वाले खेत होते हैं तो उनको जो 2 लाइनों के बीच में मिट्टी होती है वहाँ से नमूना लेना चाहिए। अब मृदा परीक्षण कराना है। हम लोग भली भांति जानते हैं कि जब कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हम लोगों की जांच पड़ताल करते हैं, जैसे कि नाड़ी देखना, आंखें देखना, आला लगाकर पता करना कि रोग क्या है, क्या दिक्कत है। यदि डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि रोग क्या है तो वो खून, मल मूत्र की जांच कराता है और उसे प्रयोगशाला में भेज देता है, जिससे सही रोग का पता चल जाए और डॉक्टर रोगी का इलाज कर सके और रोगी ठीक हो जाए। फसलों को बोने से पहले भी मिट्टी का परीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है, कि कौन सी फसल बोई जाए, कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, पोषक तत्वों में किन किन साधनों की ज़रूरत होगी आदि को ध्यान में रखकर मृदा का परीक्षण करवाना चाहिए। और उसके बाद मृदा परीक्षण सूचना के अनुसार ही खेत में खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके ही बीज बोना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मृदा परीक्षण के लिए दिया गया है सही विधि कि तिरछी मिट्टी लेनी चाहिए। नमूना कैसे लिया जाता है। तो ये तो हो गया पाठ। अब इसके प्रश्न अभ्यास का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इस किताब से जुड़े हुए सारे प्रश्नोत्तर के अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।